Okay, students, good morning. So, second law of motion. Today we'll start with the second law of motion. I hope you all clear with the first law of motion, inertia and mass. First law of motion ने क्या कहा है? Indicates when an unbalanced force external acts on an object, its velocity changes. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा तो उसके ऊपर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और वो एक्सेलरेट हो जाएगा. क्लियर? दैट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे हो रहा है डिपेंड्स अपॉन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट. ओके, तो डिपेंड करता है कैसे उसके ऊपर वो अप्लाई हो रहा है. ठीक है, सपोज छोटा सा बॉल है, ठीक है, टेनिस बॉल ले लो. ठीक है, टेनिस बॉल जो आपको लगता है इट इज़ मोर, खेलते खेलते लग गया. ओके, और दूसरा तरफ आप क्रिकेट बॉल की बात करते हो. ठीक है, और क्रिकेट बॉल है और आपको लगता है, तो किससे ज़्यादा आपको हर्ट होगा? बट ऑब्वियस है क्रिकेट की बॉल से ज़्यादा हर्ट होगा, क्योंकि क्रिकेट की बॉल को आप जब मारते हो तो आप अलग ही फोर्स से मारते हो, और टेबल टेनिस की बॉल को जब आप मारते हो उसका फोर्स अलग. दोनों में फोर्स डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको लगने के इंजरी के चांसेस किस में ज़्यादा हो जाते हैं? क्रिकेट वाले में ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, अदर हैंड व्हेन द फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट ए स्पेक्टेटर इट मे हर्ट हिम. क्लियर? एट ट्रक रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क अलोंग अ रोड साइड. ठीक है, ट्रक जब रेस्ट पे है रोड साइड पे, उसको कोई तरह का अटेंशन का ज़रूरत नहीं. ठीक है, उसको कोई बोला. बट अ मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड स्लो एज 5 मीटर पर सेकेंड मे किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ. ठीक है, ट्रक अगर एकदम स्लो स्पीड से भी जा रहा होगा लेकिन तो भी अगर वो किसी पर्सन को हिट कर दे, ठोकर मार दे, तो वो पर्सन मर सकता है बिकॉज ऑफ द फोर्स. ठीक है, एंड मास. स्मॉल, ये मास के ऊपर. ठीक है, स्मॉल मास ऑफ बुलेट. अब हमने यहाँ पे ये पढ़ा, यहाँ पर टेबल पे टेनिस में, कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी को बढ़ा देता है. ठीक है, तो यहाँ पे मास, सॉरी उल्टा बोल दिया. यहाँ पर फोर्स क्या होता है? मास पर डिपेंड होता है. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा. ठीक है, और उससे उसकी ज़्यादा इंजरी होगी. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो फोर्स है वो मास के प्रोपोर्शनल. ठीक है, क्लियर? अब दूसरा एक्सप्लेन हम कर रहे हैं कि जो भी मास है अगर उसकी, अब यहाँ पर ये देखो स्मॉल मास. ठीक है, एक बुलेट है, छोटी सी है लेकिन एक इंसान को मार सकती है. क्लियर? वैसे ही अगर हम दूसरी चीज़ों को, तो यहाँ पर क्या होगा कि मास तो कम है, मास इज लेस बट स्टिल इट कॉजेज इंजरी. कैसे? वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए. व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन, बुलेट को अब हाथ से मारोगे तो नहीं लगेगा, लेकिन वो गन से निकलती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो किसी को इंजरी पहुंचा सकती है. क्लियर? अंडरस्टूड? सो तो ये जो चीज़ है हमको क्या देगी? अमाउंट ऑफ मोशन देगी किसी भी ऑब्जेक्ट के. क्या देने वाली है? अमाउंट ऑफ मोशन इन एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज मोमेंटम. उसे कहते हैं मोमेंटम, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल P. क्लियर? तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर अमाउंट ऑफ मोशन हमें पता चलेगा, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग मोमेंटम. सो मोमेंटम इज कैपिटल P. वो किससे रिलेटेड होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अमाउंट ऑफ मोशन उसके मास और उसकी वेलोसिटी पे. तो मास फॉर m. ठीक है, यहाँ पे लिख दो मास और ये वेलोसिटी. तो हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू mv. ठीक है, सेकंड लॉ में पहली चीज़ ये है कि मोमेंटम पहले होता है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर से जो भी उसकी इफेक्ट्स आते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब आगे देखो, मोमेंटम तो मिल गया हमें. द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इट्स नोन एज मोमेंटम. ये रहा इसका डिफाइन, ये इसका फॉर्मूला. ठीक है, मोमेंटम के पास दोनों ही होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड. उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड. मास को हम किलोग्राम में लिखेंगे और वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकेंड, दैट इज द यूनिट. क्लियर? देयरफॉर इट इज क्लियर फोर्स आल्सो प्रोड्यूसेस द चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, अगर फोर्स की वजह से मोमेंटम प्रोड्यूस हो सकता है तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम. ठीक है, और जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा चेंज आ सकता है. यानी अगर हम फोर्स चेंज करते हैं, चेंज इन फोर्स विल लीड्स टू द चेंज इन मोमेंटम. ठीक है ना?
मोमेंटम फोर्स की वजह से चेंज हो सकता है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट डेरिवेशन। ठीक है, तो सडन पुश इज हार्डली स्टार्ट्स बट द कंटिन्यूस पुश ओवर टाइम रिजल्ट्स इन द ग्रेजुअल एक्सेलरेशन ऑफ द स्पीड ऑफ टॉर्क। देखो अब यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कार है, ठीक है, बंद पड़ी है, उसको 3-4 आदमी आगे एकदम से अचानक से जोर से धक्का देते हैं ना, तो भी वो गाड़ी चालू नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, तो उनको कोई ऐसा सजेशन मिलता है कि गाड़ियों को धीरे धीरे से धक्का देते जाओ कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक, तो वो चालू हो जाएगी। और वो लोग फिर गाड़ी को धक्का देते हैं, धीरे धीरे लंबे टाइम तक धक्का देते हैं और फिर गाड़ी चालू हो जाती है। क्यों ऐसा यूँ होता है कि जब भी आप कभी किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो तो उसका टाइम पीरियड लंबा होना चाहिए। फोर्स का पीरियड कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू आर अप्लाइंग फोर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द चेंज यू विल सी, चेंज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फोर्स का अगर पीरियड शॉर्ट टाइम के लिए है तो वो चेंज पॉसिबल नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब 3 लोगों ने साथ में मिलकर धक्का दिया तो वो एक ही साथ सारा फोर्स लग गया एक ही मिनट में, टाइम पीरियड भी कम हुआ। ठीक है, तो टाइम पीरियड कम होने की वजह से वो उतना चेंज नहीं लेके आ पाए बैटरी के अंदर। ठीक है, लेकिन वही फोर्स वो लोग धीरे धीरे लंबे टाइम के लिए देते गए हैं तो उसमें चेंज आ गया, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। क्लियर, ये चीज़ होती है। ऐसे अगर एग्जांपल ले ले तो अब क्रिकेटर बॉल पकड़ता है, आप लोग को पता होगा, जब बॉल पकड़ता है तो बॉल हाथ में कैच आती है तो हाथ धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाता है। सी यहाँ पर ये बॉल पकड़ रहा है तो कैच करते टाइम बॉल को धीरे धीरे, अब जब ये बॉल यहाँ पे आ रही है ना, इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको रेस्ट पे आने पे टाइम लगता है, तो उसको रेस्ट पे आने के लिए धीरे धीरे पीछे लेके जाता है बॉल को, इसका मोशन को धीरे धीरे डिक्रीज करना होता है। तो इट विल टेक टाइम टू कम एट रेस्ट। ठीक है, अगर तो इससे क्या होगा, इसको इंजरी भी नहीं होगी, ये बॉलर, ये जो फील्डर है इसको इंजरी भी नहीं होगी। अगर बॉल वाले ने सामने से डायरेक्ट पकड़ लिया, ऑल ऑफ सडन पकड़ लेता है और हाथ नीचे नहीं करता है, तो इसका मोमेंटम एकदम हाई होने की वजह से ऑन एंड ऑल ऑफ सडन आप इसको रोक देते हो तो दिस पर्सन मे गेट हर्ट। ठीक है, इसको हर्ट हो सकता है। क्लियर, दैट इज द रीज़न व्हेन यू विल कैच द बॉल यू हैव टू मूव योर हैंड्स, मूव बैक योर हैंड्स, सॉरी। ठीक है, ऑल ऑफ सडन डायरेक्ट कैच करने पर आपको चोट लग सकती है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force। ठीक है, जो भी मोमेंटम का चेंज होगा वो डायरेक्टली किसने प्रोपोर्शनल है, फोर्स से, जो भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होता है और किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, अभी हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो डेरिवेशन में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट का मास होगा, ऑब्जेक्ट मास दैट इज m। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, फाइनल वेलोसिटी दैट इज v। क्लियर, u v और टाइम t। तो देखो अब एक ऑब्जेक्ट है, उसका स्टार्टिंग में उसका जो मोमेंटम है तो उसका इनिशियल मोमेंटम बोलेंगे, और उसका एक्ट हो गया उसके बाद उसका जो मोमेंटम आएगा दैट इज कॉल्ड फाइनल मोमेंटम। ठीक है, सो इनिशियल मोमेंटम दैट इज p1 इज इक्वल्स टू m, मास तो वही रहने वाला है। अब वेलोसिटी जो होगी इनिशियल वाली लगेगी तो mu। ठीक है, सेम फॉर द फाइनल मोमेंटम। अब जब मोमेंटम फाइनल है तो यानी मोमेंटम चेंज हो गया होगा, तो p2, मास तो ऑब्जेक्ट का वही रहने वाला है, अब वेलोसिटी कौन सी आएगी, फाइनल आएगी। ओके, अब रेट ऑफ चेंज इन, अब क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चेंज हुआ है तो वो भी चेक करना पड़ेगा ना, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल होता है और फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल आप लोग ने 8th चैप्टर में भी पढ़ा है इसको। सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम हमारे क्या है, p2 माइनस p1 होगा, दैट इज mv माइनस mu होगा। इसमें हम m को कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा चेंज इन मोमेंटम हम p लिख देते हैं सपोज।
तो ये हमको मिल गया चेंज इन मोमेंटम p इज इक्वल्स टू एम वी. नाउ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी कि मोमेंटम चेंज हो रहा है तो कितने टाइम में हो रहा है. ठीक है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम विच इज फोर्स. हमें पता है कि जो फोर्स अप्लाइड होगा उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एज पर आवर सेकेंड लॉ. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वो भी डायरेक्टली फोर्स से प्रोपोर्शनल हो जाएगा. ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम क्या है, सॉरी एम वी माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू एम. नाउ वी माइनस यू बाई टी, 8 चैप्टर को रिकॉल करो. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम गिव्स यू एक्सेलरेशन. ठीक है, दैट इज ए. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए. हाँ, इस टाइम तक अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन रखते हैं तो हमें यहाँ पर इक्वल टू साइन करते टाइम यहाँ पे एक वर्ड कांस्टेंट यूज करना पड़ता है के. दैट के इज अ कांस्टेंट टर्म. ठीक है, ये कब हो, इसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा अलग ही आता है. मतलब ये हमेशा 1 होगा, 1 इसका वैल्यू होगा. जब अगर हम ऐसा माने कि हमारा एक्सेलरेशन 1 है, मास 1 है और हमारा 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो के का वैल्यू भी क्या आएगा, 1 आएगा. सपोज 1 इंटू 1 करना पड़े तो हमारा वैल्यू के का क्या आएगा, 1. सो इट इज़ कांस्टेंट. तो आप इसको बाद में नहीं लिखते हो तो भी चलता है. तो आपका फॉर्मूला फोर्स का क्या आता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स, यू हैव टू रिमेंबर. और ये पूरा डेरिवेशन आपको याद रखना है. एग्जाम में 3 मार्क में या 4 मार्क में ये आता है. तो इसका क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ. ठीक है, और ये एग्जाम में पूरा पूछते हैं. टेक्स्ट बुक में भी देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होगा तो मोमेंटम ऐसा होगा, p1 इज इक्वल्स टू एम यू. फाइनल मोमेंटम होगा तो p इज इक्वल्स टू एम यू. दोनों का डिफरेंस ले लो, यू विल गेट द m इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दैट इज एफ इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टी. चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या है, एफ एम इज इक्वल्स टू वी माइनस यू. ओके, सो एम को निकाल कर वी माइनस यू बाई टी आप देखते हो तो वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन. सो रिप्लेस वी माइनस यू बाई टी विद दी acceleration. So your formula becomes f is equals to ma. Okay, so this is about the second law of motion. Unit आप देख लो यहाँ पे, unit of this force is given is kilogram meter per second square और न्यूटन. न्यूटन का सिंबल है कैपिटल N. तो ये आपको याद रखना है. ओके, बाकी पूरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको एक्सप्लेन कर दिया. ये सारा आप पढ़ लेना, यही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है. ठीक है, और next time we will be starting next video will be starting with the sums. Clear? Okay, bye.